फ्यूचर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जॉस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। और बीते हफ्ते हम लोगों ने बात की थी फ्री बीस यानी कि रेवड़ी कल्चर पर। एक स्टेटमेंट 16 तारीख का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में ठीक उसके 11 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस कल्चर पर अपनी तस्दीक दे देती है। और फिर सवाल खड़ा होता है कि मुफ्त की सियासत क्या वाकई ये देश के लिए आफत है? भारत जैसे देश में ये फ्रीबीज आखिर क्या है, क्यों है इसकी जरूरत? ये तमाम सवाल जिस पर हमने पिछले हफ्ते बातचीत की थी और इसके साथ हमारे साथ दो मुख्य मेहमान भी जुड़े थे। आज एक बार फिर से वो दोनों जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले हम इस प्रोग्राम की भूमिका के तहत ये कहना चाहेंगे कि जब बात चुनावों में वोटरों को लुभाने की हो या फिर अधिक से अधिक समय तक सत्ता में बने रहने की हो, तो मुफ्त का ये जो सब्ज़बाग होता है दिखाना कहीं ना कहीं सफलता का शॉर्टकट बन जाता है, क्योंकि इसे जीत की गारंटी माने जाना लगा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत भी कभी ना कभी चुकानी पड़ती ही है। अब हाल ही के दिनों में आप देख लीजिए कि राजनीति के इस ट्रेंड के खतरों को लेकर नए सिरे से बहस भी शुरू हुई है, और इसलिए चर्चा करने हम भी इस मंच पर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर फिर से अपनी टिप्पणी करेगा। देखना होगा कि फैसला किस तरीके का आएगा। बहस की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कर ही चुके हैं, और उन्होंने ही मुफ्त की रेवड़ी की बात कहकर कहीं ना कहीं इस बहस को उठाया भी है। फिर भी इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करते हुए केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या वो इस मामले में कोई गाइडलाइन बना सकती है। अब सवाल है कि वाकई ऐसा होगा, और अगर होगा तो कैसी गाइडलाइंस होंगी, क्या कैटेगरीज होंगी। अब दरअसल आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका में ध्वस्त हुई आर्थिक व्यवस्था और उसके बाद उपजी अराजकता ने अभी भी इस चिंता को बहुत बढ़ा दिया है। और ये बात सामने आई है कि अगर सरकारें बैलेंस्ड और व्यवस्थित तरीके से पूरे आर्थिक सिस्टम को कंट्रोल नहीं करेंगी तो आने वाले समय में कुछ ऐसे ही हालात हमारे ना हो जाएं। सवाल है कि क्या इससे तमाम राजनीतिक पार्टियां और सरकारें सीख लेंगी भी या नहीं। मुद्दा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है आज, क्योंकि पहले कई मौकों पर इसे रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन सब की सब असफल हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले भी कई बार इंटरफेयर किया जा चुका है। पूर्व चीफ जस्टिस JS खेहर ने एक बार इसी पर एक तरीके की टिप्पणी की थी। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे कि अब तक इसको लेकर क्या कुछ हो चुका है, लेकिन इतना जरूर है कि इस रेवड़ी कल्चर ने एक नई बहस को कहीं ना कहीं जन्म जरूर दिया है, और आज उसी पर चर्चा करने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। यहाँ पर मैं उन दो खास मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी, जिनके साथ एक बार फिर से हम इस पूरी चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, इकोनॉमी एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनके साथ साथ प्रोफेसर विनोद चौधरी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दोनों का मैं स्वागत करना चाहूंगी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। प्रोफेसर विनोद चौधरी जी एंड प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, पिछली बार हमने इस रेवड़ी कल्चर पर जब बात की थी तो जानने की कोशिश कर रहे थे कि रेवड़ी कल्चर जो है वो आखिर है क्या। रेवड़ी कल्चर बोलकर क्या कहीं सोशल नीड्स को खारिज तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अगर फ्रीबीज ये पूरा कल्चर है तो इसकी आखिर हमारे देश को जरूरत है ही क्यों। हालांकि उस वक्त समय की कमी की वजह से इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा पाए थे, तो चलिए इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रोफेसर कुलविंदर जी की ओर रुख करना चाहूंगी। सर, भारत जैसे देश में ये जिसको नाम रेवड़ी कल्चर ये दिया गया है, ये फ्रीबीज, इसकी जरूरत है ही क्यों? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और यदि हम देखें कि भारत में हो क्या रहा है, पर्टिकुलरली यदि हम देखें 1950s के बाद हमने कभी भी एम्प्लॉयमेंट पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया है, जो कि मेजर इशू है, मेजर इकोनॉमिक इशू है हमारा रोजगार।
बट रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया गया। आज भी यदि आप देखेंगे ना तो मोर देन 90% जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। ठीक। इवन 93% ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट वो इनफॉर्मल है। तो 70-75 साल के बाद आप अपने एम्प्लॉयमेंट को फॉर्मल नहीं कर पाए, ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, और उसका जो रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल एविडेंट है। बहुत बड़ी आर्मी हमारे पास बेरोजगार लोगों की है, पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ज्यादा हैं। तो अब रूरल एरिया में जाके देखिए तो वहां पे लोग सबसिस्टेंस के नीचे ही रह रहे हैं। तो इस कंडीशन में यदि आप इसको फ्री बीज कहें या एग्रीकल्चर कहें, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोग बेयर मिनिमम जो सबसिस्टेंस लेवल है उससे नीचे रह रहे हैं, उससे नीचे का कंजम्पशन कर रहे हैं। अब यदि मैं इस कल्चर की जो शुरुआत में पंजाब से करूं, तो पंजाब में क्या है? हाँ। पंजाब में आप आटा दाल स्कीम चला दी है, अब इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर देते हो। तो आर दिस द रेलेवेंट सोल्यूशन? जो रेलेवेंट बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमिकली रेलेवेंट नहीं है। बट जब एक मेजर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आपके स्टेट में खड़ा है, रोजगार नहीं है, लोग फॉरेन में जा रहे हैं, बाहर और कंट्रीज में जाके रोजगार ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ गरीबों की आर्मी बहुत बड़ी है, तो अब क्या करोगे? तो यू हैव टू डू समथिंग। तो उसी से तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, वो जब इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिशियन उनको फेक प्रोमिसेस करते हैं। तो फेक प्रोमिसेस जो रेवड़ी कल्चर जो चल गया है, ये बहुत खतरनाक है। हाँ, जरूरत है, कुछ चीजों की जरूरत है सो दैट लोग सबसिस्टेंस लेवल का कंजम्पशन तो कर पाए, बट वो फेक नहीं होने चाहिए प्रोमिसेस। वो प्रोमिसेस ऐसे प्रोमिसेस होने चाहिए जो आप बजट से निकाल पाओ। यदि वो बजट से नहीं निकाल पा रहे, इट मींस आप उस चीज को सामने रख के लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। अभी एग्जैक्टली प्रोफेसर कुलविंदर जी, अभी एग्जैक्टली फिर क्या हो रहा है? आप इस सिनेरियो को किस तरीके से देखते हैं राजनीति में? देखो, मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ कि जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम द रियल इश्यूज। हाँ। जो रियल इश्यूज हैं वो एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन है। ना तो एम्प्लॉयमेंट की ओर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही हेल्थ सेक्टर की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वीक है, एंड हमने वो कोविड-19 में देख भी लिया है। ठीक। एंड हमारा जो एजुकेशन है, पर्टिकुलरली प्राइमरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, थोड़ा बहुत सेकेंडरी एजुकेशन का है हमारे पास, बट हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट फिर हम ओवर द टाइम कम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो जो मेन मुद्दे हैं जो लोगों को चाहिए वो है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ जी। उसके बाद जो फूड है, फूड किसी को फ्री में फूड देने की नौबत क्यों आ जाती है? फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देने की नौबत क्यों आ जाती है? हाँ। क्यों आ जाती है? क्योंकि आपके राज्य में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, लोग कुछ कमा ही नहीं पा रहे हैं। मूल जड़ ही अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या? तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो कुछ फेक प्रॉमिसेस किए जाते हैं, हाँ, इस पे जो अब सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन है वहां पे होना चाहिए कि ये फेक ना हो, जो कुछ प्रॉमिस किया जा रहा है वो फिजिबल हो और वो दिया जाए। राइट। लेकिन क्या एग्जैक्टली हो भी रहा है? ऐसा नहीं हो रहा शायद। प्रोफेसर कुलविंदर जी, विनोद जी, मैं ये जो सेम क्वेश्चन है, इसे मैं अलग अलग नजरिए से अगर हम देखने की कोशिश करें, सोशली और पॉलिटिकली, तो मैं आपसे भी यहाँ पर जानना चाहेंगी कि व्हाट इज द नीड ऑफ फ्री बीज, व्हाट इज द नीड ऑफ रेवड़ी इन अ कंट्री लाइक इंडिया? देखिए, इसका सिंपल जवाब तो प्रोफेसर कुलविंदर जी ने दे दिया है। हाँ। इसको अगर थोड़ा सा आप डीप जाएं तो ये एक पॉलिसी मैटर है। आपकी पॉलिसीज फेल हो रही हैं, आप सोशल सिक्योरिटी लोगों की इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन इतनी कम है या नहीं है ज्यादातर जगह पे कि वो बुढ़ापे में भी लोग आराम से जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। उसके बाद में जॉब का लेवल इतना खराब है कि ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में अपना काम चला रहे हैं। गवर्नमेंट के पास कोई डेटा ही नहीं है ढंग से जिससे बता पाए कि कितने लोग कितना इनकम कमा रहे हैं।
जैसे पिछले टॉक में हमने डिस्कस किया था कि 90% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की लेस देन 25,000 रुपीज कमा रही है। अगर उस 25,000 हम मान ले कि सभी 25,000 कमा रहे हैं, 90% लोग जो कि नहीं कमा रहे हैं, ज्यादातर लोग 10, 12, 13,000 रुपए के आसपास में कमा रहे हैं, तो 25,000 रुपए में क्या वो अपना हेल्थ, एजुकेशन, घर का बजट, महंगा सिलेंडर, महंगी दालें, महंगा खाना और हर चीज के ऊपर जीएसटी क्या वो दे पाएंगे? नहीं। अगर वो नहीं दे पाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस 2-3 निकलेंगे। एक तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग आसानी से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, कोई ना कोई क्राइम रेट वहां पे बढ़ना चालू हो जाएगा, ड्रग का प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएगा, स्लम्स की प्रॉब्लम वहां पे आना चालू हो जाएगी। और इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक टेम्परेरी मैकेनिज्म के तौर पे ज्यादातर सरकारें फ्री बीज ऑफर करती हैं कि लोगों को कुछ तो राहत मिल जाए और उस फ्री बीज के चक्कर में वो कम से कम गलत रास्तों पे ना जाए। तो अगर आप केवल एक सिंपल बात करें कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट ऐसा दे रखा है लोगों को कि वो अपना घर का खर्चा अच्छे से चला पा रहे हैं, खाना पीना अच्छे से चला पा रहे हैं और हेल्थ एजुकेशन अच्छे से ले पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो फिर उसको फ्री बीज की लाइन में लगने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, एक तरफ जैसे मैं किसानों का एग्जांपल देता हूँ, आप बोल रहे हैं कि किसानों को हम सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है और बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप पॉलिसी और डेटा को देखेंगे तो असल में किसान आपको सब्सिडी दे रहे हैं, किसान देश को, किसान सरकारों को सब्सिडी दे रहे हैं। गेहूं का रेट मिनिमम 7,500 रुपया क्विंटल होना चाहिए, किसान का आप खरीद रहे हैं 2,000 रुपए क्विंटल, तो सब्सिडी आप नहीं दे रहे, किसान दे रहा है आपको, क्योंकि आपने मिनिमम स्पॉट प्राइस कितना कम रखा हुआ है कि किसान मुश्किल से अपना खाने लायक कमा पा रहा है और हर रोज 2,000 से ज्यादा किसान खेती छोड़ के भाग रहे हैं और अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि खेती बिल्कुल नहीं करो। और इसी का नतीजा होने वाला है कि खाद्य संकट हमारे देश में बहुत बड़े लेवल पे आएगा। या हम कहें तो इसकी शुरुआत हो चुकी है जी, हो चुकी है और इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी इसको और ज्यादा एग्जैजरेट कर देगा। उसके साथ साथ में एफसीआई जैसी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, जिसमें हमारे जो पीडीएस सिस्टम था गरीबों को अनाज डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, एक फेल स्टेट के मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए बड़ा ये दिक्कत हो रहा है कि कहीं हम श्रीलंका या पाकिस्तान की कैटेगरी में ना आ जाए सब चीजों में, क्योंकि जब हम डेटा देख रहे हैं वो बहुत ही भयावह है। और ये सरकार ही नहीं, सारी सरकारें धीरे धीरे डेटा को छिपाना, डेटा को ना कलेक्ट करना, डेटा को ना पब्लिश करने की एक पॉलिसी पे आ चुकी है। बेसिक आपको कॉन्फ्रेंस करके बता भी नहीं रहे हैं जनता को कि हो क्या रहा है। तो कुल्हड़ में गुड़ ज्यादा दिन आप नहीं पहुंच सकते। ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वही कि यहाँ पर ये जो फ्री बीज के नाम पर ये सब जो प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जनता के पैसे का इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो हो नहीं रहा है। हम डेटा का जो कलेक्शन है वो भी सामने नहीं आता है। डेटा है क्या, सरकार कुछ भी, हालांकि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखती है। इन तमाम चीज़ों पर भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोफेसर कुलविंदर जी, प्रोफेसर विनोद जी, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। मुफ्त की सियासत देश के लिए बड़ी आफत, हैशटैग रेवड़ी कल्चर की आज बात। और हम यहाँ पर पूर्व चीफ जस्टिस जीएस खेर की बात भी कर रहे थे, जिन्होंने एक मामले में चुनावी घोषणा पत्र को महज कागज का टुकड़ा बताते हुए कहा था कि चुनाव बाद सभी राजनीतिक दल इसे भूल जाते हैं और अक्सर ऐसा ही होता है। ये उनका कोई सामान्य स्टेटमेंट नहीं था। चुनाव सुधार के इस अहम हिस्से को जिस तरह से राजनीतिक दलों ने नजरअंदाज किया, उससे उपजा फ्रस्ट्रेशन भी इसमें झलक रहा था। प्रोफेसर विनोद जी, ये क्या था, ये फ्रस्ट्रेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर खेर साहब ने भी बात रखी थी, ये फ्रस्ट्रेशन क्या है? देखिए, पहले तो डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि फ्री बीज है क्या, और जो हमारे जस्टिस साहब बोल रहे हैं वो किस फ्री बीज की बात कर रहे हैं। मसला ये है कि हम एक
हेल्दी डिस्कशन और हेल्दी कम्युनिकेशन के साथ साथ में डेटा को कंपेयर करना भूल चुके हैं। बहुत जरूरी है। तब ये बातें ज्यादा उभर के सामने आती हैं। आप ये देखिए कि कॉर्पोरेट को कितना फ्रीबीज दिया जा रहा है, बैंकों का पैसा खा के भागने वालों को क्या आप मानेंगे, फ्रीबीज मानेंगे कि नहीं मानेंगे। और धीरे धीरे जो कॉर्पोरेट को सभी चीजें हैंड ओवर की जा रही हैं, हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, आपका हवाई जहाज का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, क्या उसके बाद में एक सामान्य इंसान की औकात इतनी रहेगी कि वो सारी फैसिलिटीज को अवेल कर पाए। जो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट कंपनियां अगर किसी धंधे में आ रही हैं तो वो प्रॉफिट के लिए आ रही हैं और धीरे धीरे वो अपना कीमतें बढ़ाते रहेंगे। इसका मतलब है कि कोई सामान्य इंसान जो अपना काम चला रहा है वो उतना पैसा नहीं कमा पाएगा कि कॉर्पोरेट से नेगोशिएट करके अपने लिए सारे संसाधन जुटा पाए। तो उसको सस्टेन करने के लिए सरकारें फ्री बीज का एक सगुफा छोड़ती हैं और वो इतना कम होता है कि उसके आटे में नमक के बराबर भी वो नहीं होता है। लेकिन अगर उसका टोटल कॉस्ट देखें तो ज्यादा लगता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो सब्सिडीज और जो टैक्स रिबेट कॉर्पोरेट को दिया जाता है वो उससे कई हजार या कई लाख गुना ज्यादा होता है। तो टैक्स रिबेट के नाम पे या फिर दूसरे अच्छे शब्दों में लपेट के जो पैकेज बनाया जाता है उसको मीडिया भी डिस्कस ज्यादा नहीं करता है, उसका कंपैरिजन भी नहीं होता है। लेकिन एक सामान्य आदमी को अगर 2 किलो अनाज दे दिया, 2 किलो तेल दे दिया, कुछ भी थोड़ा बहुत खाने पीने का दे दिया, तो उसको फ्री बीज कह के इतना ज्यादा प्रचारित किया जाता है कि लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया है। ये आपकी नाकामियों का एक क्या कहेंगे, एक रिजल्ट है कि आपको ये सारी चीजें देना पड़ रहा है। हाँ, ये जो प्रोवाइड किया जाता है फ्रीबीज के नाम पर, रेवड़ी के नाम पर, देखने वाली बात ये भी, सोचने वाली बात ये भी है ना कि किन किन लोगों की कैटेगराइजेशन किसका होता है, क्योंकि बिलो बीपीएल की जो कैटेगरी है उन लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां, फैक्ट्स हैं जिसमें जो बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते हैं उन लोगों को भी ये बहुत ही आसानी से मिल रहा है। मैं उस पर भी जरूर जाना चाहती हूँ और इस पर आपका जवाब जरूर लेना चाहूंगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो एक पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रोफेसर कुलविंदर जी आपसे किया गया था कि भारत जैसे देश में फ्रीबीज की जरूरत आखिर है क्यों, इसका जवाब आपने बड़े तफसील से दिया था। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो फ्रीबीज हैं ये इकोनॉमिकली फिजिबल हैं, कितनी है, कैसे हैं? फ्रीबीज देखो 1930s के बाद जब हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन को इनवाइट कर लिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, हाँ जी, सो सिंस देन हमने बजट से कुछ ना कुछ कहा है कि एग्रीगेट डिमांड कम है तो लोगों को कुछ देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस से ज्यादा कुछ भी दे रहे हैं, हाँ, वो फ्री बीज में आ रहा है एंड वो बिल्कुल इकोनॉमिकली रैशनल नहीं है, बट वो एक इंडिकेट कर रहा है कि क्राइसिस बहुत बड़ा है आपके कंट्री में, इसके लिए कुछ ना कुछ ऑन द स्पॉट करना चाहिए। और उस जो सिचुएशन है उसका जो बहुत ही टेम्परेरी सा जो सोल्यूशन है वो जो हम फ्री बीज को लेके आते हैं। सो फ्री बीज कंप्लीटली पॉलिटिकल सोल्यूशन, देयर इज नो इकोनॉमिक्स बिहाइंड दिस। इकोनॉमिक्स रुक जाती है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे आगे, पेंशन पे आगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस से ज्यादा कुछ दे रहे हैं आप तो वहां पे उसमें इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं या ट्रांसपोर्टेशन को फ्री कर देते हैं, आप फूड को फ्री कर रहे हैं, दीज आर नॉट द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। ठीक है, इकोनॉमी के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बट एक चीज आप देखिए कि पर्टिकुलरली यदि हम देखें कि 1991 के बाद या पर्टिकुलरली 2000 के बाद क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में कैजुअलाइजेशन बहुत हो गई है, कैजुअल लेबर बहुत है आपके पास। और उसका इम्प्लीकेशन क्या हुई है? उसकी इम्प्लीकेशन ये हुई है कि जैसे ही कोविड आया तो जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 8-10% रहती है इंडिया में, एकदम से 27% हो गई। मीन्स एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में चली गई है और प्राइवेट सेक्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको वो लॉन्ग रन एम्प्लॉयमेंट देगा। कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस बहुत बड़ा है। जैसे थोड़ी सी इन्फ्लेशन आती है तो जो पर्टिकुलरली मेजॉरिटी ऑफ पीपल है उनका कंजम्पशन लेवल बहुत नीचे गिर जाता है। तो
उसका एक बहुत ही टेम्परेरी सा सोल्यूशन हम फ्री बीज के रूप में ले आते हैं। अब देखो फ्री बीज वर्सेस, अभी विनोद जी ने भी कहा है, फ्री बीज वर्सेस जो लोन वेवर्स हैं, जो टैक्स रिबेट्स हैं। एंड एक और चीज मैं आपको बड़े बड़े मतलब अभी रिसेंटली जो स्टार्टअप हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ फेल्ड। अब एक स्टार्टअप को कम से कम 20 से 25 लाख की ग्रांट दी गई। अब नंबर ऑफ स्टार्टअप्स देखेंगे तो वहां कम से कम 60-70 हजार करोड़ रुपया दिया जा चुका है वहां। मतलब ये एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर का। तो यदि आप फ्री बीज देखेंगे तो पंजाब में फ्री बीज कितनी दी जा रही है, ज्यादा से ज्यादा 20,000 करोड़। अब दिल्ली में चली जाएंगे कितने की दी जा रही है, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए की। वर्सेज आपने फेलियर जो फेल स्टार्टअप है उसको कितना पैसा दे दिया विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की कि यदि आपका स्टार्टअप फेल होगा तो आपसे पैसा लिया जाएगा, कभी नहीं की। आपने नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट जिसमें करोड़ ऑफ रुपीज इन्वेस्ट हुए, उसमें हमने कभी भी नहीं मांगा कि आपकी यदि इंडस्ट्री सिक हो गई तो आप पे रिकवरी पड़ेगी, वो भी नहीं हमने उनसे मांगा। जैसे कि 10 लाख करोड़ रुपए का लोन वेवर, अब 10 लाख करोड़ मींस 5% ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 5% ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो वो 10 लाख करोड़ का वेवर किसको दिया गया, उसमें से 8 लाख करोड़ का वेवर सिर्फ 100 लोगों को दिया गया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्राइसिस इन द इकोनॉमी। जो रिसोर्स एलोकेशन है इकोनॉमी में वो बड़े बड़े लेवल पे डिस्टॉर्टेड है। वी आर मिसएलोकेटिंग द रिसोर्सेज। सो उन चीजों पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और उससे जो अनार्की हो रही है, अनार्की को मैनेज करने के लिए जो पॉलिटिकल सोल्यूशन हम लेके आ रहे हैं, इस पे बिल्कुल एक सख्त कानून बनना चाहिए कि यदि कोई फ्री बीज प्रॉमिस कर रहा है वो ऑन द पेपर वो जाने चाहिए, उस सेक्शन को वो जाने चाहिए। लेकिन वही है ना, इसी का तो ध्यान ही रखा जाता है। प्रोफेसर विनोद जी, मेरे इसी से ही जुड़ा ये सवाल है कि यहाँ पर जो घोषणाएं भी होती हैं, जैसा कहा गया है कि जो घोषणाएं हैं ध्यान देने की जरूरत है कि आगे वो एक पर्टिकुलर वर्ग, जो एक स्पेसिफिक वर्ग है, उस तक पहुंच भी रहा है या नहीं, कि उनका जो लाभ है बिना भेदभाव जरूरतमंदों को मिलता भी है या नहीं। कुल मिलाकर ये जो फ्री बीज है, रेवड़ी है, इन सब की घोषणा तो की जाती है, लेकिन जब विभाजित करने की बात आती है तो यहाँ पर ही गड़बड़ी घोटाले सामने आते हैं और सब कुछ सामने होते हुए भी एक्शन भी नहीं लिया जाता है। ये भी एक अलग कहीं बुरी बात है। देखिए, जो हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल विल पावर है लोगों को एम्पावर करने की, वो नहीं है। हाँ। जो हमारे पॉलिटिशियन है वो हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो मासेस हैं, वो डिसएम्पावर्ड रहे। हाँ, वो आपस में लड़ते रहे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जात के नाम पे, कहीं किसी और चीज के नाम पे। और पॉलिटिशियन का काम इतना हो गया है कि एक इलेक्शन खत्म हुआ, दूसरा जीतने की तैयारी करो। पिछला 4.5 साल हो गया, अभी कुछ फ्रीबीज बांट दो और उसके बाद में अगला इलेक्शन का फिर से तैयारी करना चालू कर दो। तो जो एम्पावरमेंट करने की बात है लोगों को एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, या उनका जो सामान है उसकी अच्छी कीमत देके, जैसे फार्मर्स का मैंने बात किया, तो फार्मर को सिस्टमेटिकली बर्बाद करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। जैसे मैं एक पॉलिसी का आपको एग्जांपल देता हूँ। उनको बोला गया है कि आप बीमा ले लीजिए, फसल बीमा ले लीजिए। तो फसलों के लिए जो बीमे की राशि किसानों ने सबमिट किया, उससे कहीं ज्यादा की जो राशि उन्होंने सबमिट किया, उससे बहुत कम उनको वापस मिला है बीमे के तौर पे। तो ये क्या है, एक ट्रैप ऐसा बनाया जाता है पॉलिसी के नाम पे कि लोगों को फंसा लिया जाए। जैसे आयुष्मान भारत, वहां पे बोला गया कि आपको हम 5 लाख रुपया दे देंगे इलाज करवाने के लिए, लेकिन जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो पता लगा डेंगू का इलाज करवाने का बिल 18 लाख हो गया। अब 12 लाख रुपया अपनी जेब से दीजिए, 5 लाख सरकार दे देगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम सरकारी इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे कमजोर करेंगे,
फिर वहां पे लोगों को भर्ती नहीं करेंगे, जब लोग नहीं होंगे तो उनको कमजोर घोषित कर दिया जाएगा, नाकाम ऐसा ही नाकाम और हॉस्पिटल्स में भी नाकारा होता घोषित है करके सेम। बेच दिया जाएगा। हाँ हाँ, जी हॉस्पिटल में, एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज में, हर स्कूल कहीं में, सब जगह पे ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही हो रहा और है। इन सारी चीजों से अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है कि लोग इतना डिसएम्पावर्ड हो जाते हैं कि उनको मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, केवल जिंदा रहने के लिए ही उनको ये फ्रीबीज बांट के और हाँ। सेटिस्फाई करने की एक पॉलिटिकल कोशिश की जाती है। इसके साथ में मैं 2 एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। एक प्रोफेसर साहब यहाँ पर मिनिमम एक छोटा सा बेसिक ब्रेक, हाँ यूनिवर्सल, इसको हम कंटिन्यू आगे करेंगे, कायदे से पहले ब्रेक ले लेते हैं, उसके ठीक। बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। और बात एक बार फिर से आज मुफ्त की सियासत देश के लिए बड़ी आफत की हो रही है। हैशटैग फ्रीबीज कल्चर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोफेसर विनोद जी, प्रोफेसर कुलविंदर जी, एक बार फिर से आप दोनों का भी स्वागत करते हैं। 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज देने की सुविधा को भी पेट वाले जो लोग हैं ना, वो इसे सरकारी धन का दुरुपयोग मानते हैं। ये एक दुर्भाग्य है इस देश का, आज भी स्थिति वैसी ही है। जबकि कल्याणकारी राज्य के वंचित तबके के लिए जो सुविधाएं हैं वो अनिवार्य भी हैं, जरूरी भी हैं, लेकिन ऐसे में ये जो तमाम चीजें अभी हो रही हैं, जिसका जिक्र अभी ब्रेक में जाने से पहले विनोद जी भी कर रहे थे, क्या हम इसे घूसखोरी नहीं कहेंगे, क्या हम इसे एक लालच नहीं कहेंगे? प्रोफेसर विनोद जी, आप जिक्र कर रहे थे, आपने तमाम इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया, हॉस्पिटल्स की बात की, शिक्षा संस्थानों की भी बात की, हर एक की जो स्थिति है वो सेम ही है और बदलाव आज भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हालांकि आप अपनी बात को कंटिन्यू जरूर रखें, आप क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण 2-3 बातों का जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगी आप उसे पहले पूरा कीजिए। देखिए, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 107 करोड़ रुपीस एवरी डे हमारे जो बैंक हैं वो लूज कर रहे हैं। 107 करोड़ रुपए पर दिन लूज कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड के वजह से। जबकि हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि सारी इकोनॉमी को ऑनलाइन कर दो, जो कैश करेंसी है उसको खत्म कर दो, सब कुछ डिजिटल कर दो। डिजिटल में आप 107 करोड़ रुपए पर डे, आप साल का अंदाजा लगाइए कि ये लाखों करोड़ रुपए में पैसा बन रहा है। इतना पैसा हम ऑनलाइन फ्रॉड में लूज कर रहे हैं और वो आम जनता का पैसा है। इसके साथ साथ में जो विदेश में भाग रहे हैं जो बिजनेसमैन पैसा लेके, और वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं भाग सकते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, तो वो भी एक फ्रीबीज है। उसके साथ साथ में एक नया सिस्टम ओपन हो चुका है कि यहाँ से लोन लेके फ्रॉडिया घोषित होके विदेश में चले जाते हैं और उनके भाई भतीजे विदेश से यहाँ इंडिया में वापस इन्वेस्ट करते हैं और उसी पैसे को वो एक नंबर का करके नई कंपनियां चालू कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े लेवल का फ्रीबीज है। इसके बाद में एक सगुफा छोड़ा गया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में भी इसको डाला गया था और बाकी पूरी दुनिया में ये हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसलिए उनको क्या करें, बैठे बिठाए उनकी जेब में इतना पैसा डाल दो कि वो जिंदा रहे, वो ज्यादा कुछ ना मांगे, वो ना शादी करेंगे, ना बच्चे पैदा करेंगे, ना नौकरी मांगेंगे, उनको हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दो, डेटा फ्री कर दो, या फिर उनको इतना पैसा दे दो कि बस वो जिंदा रहे। तो धीरे धीरे क्या है कि सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए ऐसे ऐसे सिस्टम इजाद किए जा रहे हैं जिससे जो कॉर्पोरेट है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए तो पैसा बना पाएगा, बहुत अच्छा मुनाफा बना पाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में हमारी सोसाइटीज बर्बाद हो जाएंगी। आप देख रहे हैं अर्बन एरिया में शादियां टूटने का एक ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत सारे जो डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं उनके पीछे इन्हीं सब चीजों का बड़ा हाथ है, बेरोजगारी का, अनपढ़ता का, और जो लोग अपने फैमिली को सस्टेन नहीं कर पाएगा वो जाहिर सी बात है शादी नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत सारे दोस्त प्रोफेसर हैं और वो एक वहाँ पे कल्चर है अडहोक प्रोफेसर का। अडहोक वाले ज्यादातर प्रोफेसर को 8 महीने 9 महीने की सैलरी मिलती है। 8-9 महीने में सैलरी में वो ना तो शादी कर पाते हैं, ना अपना फैमिली बसा पाते हैं। जो भी लड़की या लड़का उनसे शादी करेगा वो पूछेगा कि बाकी 4 महीने कैसे चलेंगे। तो उनमें से बहुत सारे लोग, मेरे कांटेक्ट में अगर 20 लोग हैं तो उनमें से 12 या 15 लोगों ने शादियां नहीं की है, उनकी एज निकल चुकी है क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट इनकम का सोर्स नहीं है। तो आप इनको क्या बोलोगे? तो इस तरीके से सोसाइटी को बर्बाद किया जा रहा है। इसका और
एक मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो फ्रीबीज बोलने वाले हैं वो उसको डिफाइन कर दें, डेफिनेशन दे दें कि किसको फ्रीबी बोलेंगे, एग्जैक्टली किसको नहीं बोलेंगे। हाँ। या नेताओं की पेंशन को फ्रीबी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, हाँ। क्योंकि वो तो फ्री में ही ले रहे हैं। बिल्कुल 10 बार एमएलए बन गया तो 10 हाँ। बार की पेंशन ले रहे हैं, तो जी। वो एक बहुत बड़ा फ्रीबी है। तो असल में क्या है, अगर हमारा हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट ये एट प्लेस नहीं है तो आप केवल जनता को जिंदा रखने के लिए कुछ सामान दे रहे हैं और उसको फ्री भी बोल के उनको साथ में जलील भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सोशल घटना है जिसके इम्प्लीकेशन बहुत गंभीर होने वाले हैं। प्रोफेसर कुलविंदर जी, इम्प्लीकेशंस की यहाँ पर बात की, एक इम्पैक्ट की बात की। मैं हालांकि हम एट द एंड इसके सोल्यूशन की बात भी आप दोनों के नज़रिए से ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि क्या है सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली क्या इसका जो एक कहीं एक की सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन उससे पहले क्योंकि आप कह रहे थे कि कैसे कैसे किन किन वजहों से जो एक राजकोषीय जो एक कहें हमारा एक राजकोषीय जो संकट है वो बढ़ता चला जाता है, वो क्लियर भी है। आज लीडर्स भी खुद कहते हैं, गवर्नमेंट भी कहती है कि ये संकट है। आम जनता को भी अच्छे से पता चल रहा है कि राजकोषीय संकट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी फिर इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा, या किया जा रहा है या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल जी। यदि आप देखें जो राजकोषीय जो हमारा संकट है ना, यदि वहां पे देखें, वहां पे पॉलिसीज तो है, हमने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट बना रखा है। बट जब भी कोई सिचुएशन आती है तो अकॉर्डिंगली हम उसको मोल्ड कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। जैसे ही कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है हम कह रहे हैं नहीं, अब क्राइसिस आ गया, ज्यादा कर दो। हमने एक डेट की लिमिट फिक्स की हुई है कि वो 30-40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा डेट ले लेते हैं। तो फिस्कल मैनेजमेंट चाहे सेंटर की है चाहे स्टेट की है, वो बिल्कुल ही नीचे दर्जे की है। बिल्कुल ही बोथ स्टेट्स एंड सेंटर आर मिसमैनेज्ड फिस्कली। वहां तो बहुत ही बड़े लेवल पे फिस्कल मिसमैनेजमेंट चल रही है। और वो फिस्कल मिसमैनेजमेंट ऐसे नहीं है कि हम उसमें फ्रीबीज का बहुत बड़ा रोल है। नो, freebies are nothing in that fiscal management. So उस fiscal mismanagement में freebies का कोई 0.00 something शेयर आएगा, ठीक है, हाँ। बहुत बड़ा रोल नहीं। उसमें जो बड़ा रोल है वो है कि हम जैसे डेट उठा रहे हैं, डेट को खर्च कहाँ कर रहे हैं, प्रोडक्टिवली कर रहे हैं या अनप्रोडक्टिवली कर रहे हैं। तो वो डेट की जो रिस्ट्रक्चरिंग करने की बहुत जरूरत है, उसका जो यूज है वो प्रोडक्टिव करने की बहुत जरूरत है। वो तो एक अलग मुद्दा है, उसपे तो अलग डिबेट हो सकती है। बट यहाँ पे वो डिस्कस करना इसलिए रेलेवेंट हो गया क्योंकि स्टेट्स का डेट, जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, बहुत हाई है इंडिया में। सेंटर का डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई है। एंड इवन देन हम फिर फ्रीबीज की बात करने लगते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग रन में यदि आप देखें, फ्री बीज सस्टेनेबल नहीं है, फ्री बीज भी सस्टेनेबल नहीं है। हमें वो चीजें करनी चाहिए जो सस्टेनेबल है, जिसको हम लॉन्ग रन में भी करते रहेंगे। यदि आज मैं 1,000 या 2,000 या 20,000 करोड़ की मैं सब्सिडी दे रहा हूँ तो मैं लॉन्ग रन में भी दे पाऊँ। यदि मैं इंडस्ट्री को मैं लोन वेवर दे रहा हूँ, मैं लॉन्ग रन में भी दे पाऊँ। तो ये हो रही है, ये एक ऐसे क्राइसिस की ओर लेके जा रही हैं जो हमसे मैनेज नहीं होगा। तो इसका कोई इकोनॉमिकली तो सारी चीजें इरेशनल है। इकोनॉमिकली दीज सॉल्यूशंस आर कंप्लीटली इरेशनल सॉल्यूशंस। Maybe politically somehow in the short run they seems to be feasible. बिल्कुल, क्योंकि बुनियादी ज़रूरतों की बात भी हम लगातार कह रहे हैं, कल्याणकारी ज़रूरतों को पहले पूरा करना, लेकिन उसे रेवड़ी कह देना, फ्रीबीज कह देना, ये कहाँ तक सही है। लेकिन कहें कि यही जो एक बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो कल्याणकारी जो कहें एक सौगातें हैं, वो एक अच्छे तरीके से, सही तरीके से लोगों तक कैसे पहुंचे, ये सुनिश्चित किए जाने की आज के समय की ज़रूरत है। बात इस पर भी होगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और आज फ्रीबीज कल्चर की बात, लेकिन साथ साथ मुफ्तखोरी की सियासी की बात भी, क्योंकि एक ऐसी परंपरा देखिए एक लंबे समय से रही है जो कब कैसे और कब खत्म होगी, ये एक अपने आप एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है, लेकिन इस पर भी बहुत से ऐसे अहम सवाल जो अभी हम करेंगे अपने दोनों गेस्ट से। प्रोफेसर विनोद जी, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज की तस्दीक कर दी है। 11 तारीख को एक बार फिर से इस पर वो कुछ ना कुछ तो कहेगी, सुनवाई करेगी, लेकिन उनकी स्टेटमेंट आने से पहले ये एक बड़ा सवाल है जो हम अपने ग्रुप से भी करते हैं कि ठीक है, खुद ही सरकार कह रही है कि फ्रीबीज को रोकना, रेवड़ी कल्चर को रोकना ये आज के समय की जरूरत है क्योंकि इससे संकट जो है वो बढ़ेगा। लेकिन मूल सवाल ये है कि क्या खुद जो नेता हैं वो इस पर आगे बहस करने के लिए तैयार भी होंगे या नहीं? क्या वो खुद इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं एक्चुअल में वो भी? देखिए, ये एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन से उपजा हुआ स्टेटमेंट है जो प्रधानमंत्री ने दिया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन मुझे लग रहा है वो केजरीवाल की जो जीत हुई है अलग अलग स्टेट में, पंजाब में और अब तो गुजरात मिशन में भी हो रहा है लगातार। हाँ, और अभी प्रधानमंत्री जी को ये अंदेशा है कि जो उनके पॉपुलिस्ट स्टेट है, जो स्टेटमेंट है जैसे बिजली देना या फिर बाकी हेल्थ एजुकेशन को अच्छा कर देना, ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि गुजरात मॉडल जो प्रपोज किया गया है उसमें हेल्थ और एजुकेशन का बहुत भयंकर तरीके से बुरा हाल है। जो 1991 के बाद में एलपीजी का एरा जो चालू हुआ था उसमें सारी चीजें हमें चमकती हुई तो दिख रही, इतनी सारी गाड़ियां दिख रही हैं, सड़कों पे बढ़िया पुल वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन असल में लोगों को क्या मिला? क्या लोग एम्पावर हुए इस एरा से? बिल्कुल नहीं हुए। उनको डिसएम्पावर करके आप कॉर्पोरेट को कब तक एम्पावर करते रहेंगे? और जो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे नजर आ रहा है कि फ्रीबीज के नाम पे कहीं केजरीवाल ना जीत जाए या बाकी पार्टियां फ्रीबीज के नाम पे ना जीत जाए, उससे उपजा हुआ ये स्टेटमेंट मुझे नजर आ रहा है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कॉर्पोरेट अगर एक बोतल पानी की बेच रहा है तो वो 20 रुपए की बेच रहा है जी। जबकि 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए फार्मर 4000 लीटर पानी को इस्तेमाल करता है, उसकी लेबर और 50 किस्म के और खर्चे अलग रह गए, और वो पैदा किया गया अनाज उसका 20 रुपए में बिक रहा है। तो कॉर्पोरेट को तो आपने खुला लूट का छूट दे दिया है। किसान को मिनिमम बेसिक इनकम देने से भी आपकी दिक्कत हो रही है। किसानों को 750 लोगों को बैठा के वहां मार दिया जाता है, वो एक किस्म की पॉलिटिकल हत्या है। और उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि हम फ्रीबीज का खिलाफत कर रहे हैं। ये फ्रीबीज नहीं है, आप लोगों को एक तरीके से गाली दे रहे हैं कि आपको जीने भर के लिए जो हम दे रहे हैं वो भी आपसे हम छीनेंगे क्योंकि आप उसको डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि हमने आपका हेल्थ, एजुकेशन और बाकी सब चीजों का बजट खत्म कर दिया है। और अभी एक गृह मंत्री का स्टेटमेंट था कि हम धीरे धीरे आईटीबीपी को भी खत्म कर देंगे। आईटीबीपी को भी का मतलब है कि आर्मी को अग्निवीर के नाम पे बहुत डिसएम्पावर कर दिया गया है। जो ही ये अग्निवीर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में निकलेंगे, ये इतने एम्पावर्ड हो चुके होंगे फिजिकली और टेक्निकली कि ये पुलिस के हत्थे भी नहीं चढ़ेंगे। अगर ये 2 नंबर के धंधों में आ गए तो आप सोचिए देश का क्या हाल होगा। और आर्मी कोई एडवोक चीज नहीं है, आप आर्मी में गए और आपने कुछ दिन वहां पे एंजॉय किया और वापस आ गए, ऐसा नहीं होता है। आर्मी एक बहुत सीरियस बिजनेस है। देश की सीमाओं के साथ में आप समझौता नहीं कर सकते हैं। मेरा परिवार आजाद हिंद फौज से लेके आज तक हर किस्म की लड़ाइयों में रहा है, हर किस्म की फौज में रहा है, तो मैं जानता हूं आर्मी का कितना सीरियस बिजनेस है। और आपने उसका मजाक बना दिया। तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन और खासकर रोजगार को इतना लो लेवल पे लेके जा रहे हैं कि कोई सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। और सस्टेन नहीं कर पाने की वजह से जो आप उनको कुछ दे रहे हैं उनको फ्रीबीज बोल के डिसएम्पावर कर दीजिए। जैसे एलपीजी की सब्सिडी, पहले बोला गया कि एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दीजिए, जब छोड़ दिया तो 3 गुना रेट कर दिया एलपीजी का। 300 रुपए वाला सिलेंडर आज हम 1200 रुपए का खरीद रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं कि ना आपसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना आप रोजगार दे रहे हैं। 12 लाख टीचर की पोस्ट खाली पड़ी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से 4.5 लाख टीचर की पोस्ट खाली पड़ी है। आप क्या चाह रहे हैं टीचर की पोस्ट खाली रख के कि लोगों को अनपढ़ रखा जाए ताकि वो रोजगार मांगने लायक रहेंगे ही नहीं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हर स्टेट का यही हाल है। आईआईटी जो हमारे देश के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, वो 46% पोस्ट खाली पड़ी है। हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में 50% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है।
तो आप करना क्या चाह रहे हैं कि हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से पैसा खत्म करके कॉर्पोरेट की जो जेब में डाल दें, उनको टैक्स रिबेट के या बहुत खूबसूरत नामों से, और जो थोड़ा बहुत जनता को मिल भी रहा है सोशल सिक्योरिटी के नाम पे, उसको फ्रीबीज बोल के इतना बदनाम कर दें कि लेने वाला भी शर्माए और देने वाला भी ठीक है। शर्माए। प्रोफेसर विनोद जी, ये इससे क्या पहले मैं है? आखिरी सवाल जो है वो प्रोफेसर कुलविंदर जी से करूं, मैं इसका जवाब भी आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ये भूमिका चुनाव आयोग की, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि कुछ समय पहले राजनीतिक दलों ने एक ही स्वर में चुनावी घोषणा पत्र को लेकर आयोग के अंकुश को खारिज कर दिया था। हालांकि इसके बाद भी चुनाव आयोग ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा था और उसमें इस बारे में अपनी राय जाहिर की थी। प्रस्ताव में था कि चुनावी घोषणा पत्र को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया जाए। यह भी कहा था कि चुनावों को जब 6 महीने जब चुनावों के लिए रह जाएं, उसके बाद कोई भी सरकार नई योजनाओं का ऐलान नहीं करेगी और आयोग को घोषणा पत्र स्पष्टीकरण लेने का अधिकार होगा। और साथ ही चुनाव आयोग मुफ्त बांटने वाली चुनावी घोषणा को वोटरों को प्रभावित करने की कैटेगरी में लाकर एक ऐसी घोषणा पर रोक लगा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा है कि ये जो एक प्रस्ताव था उसे अभी तक खारिज ही किया गया है। आप चुनाव आयोग की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं इसमें? जी, चुनाव आयोग बिल्कुल अच्छा काम करना चाह रहा था इसमें। चुनाव आयोग चाहता है कि जो आखिरी 6 महीने में रेवड़ियां असल में जो बांटने का घोषणा किया जाता है, बांटी नहीं जाती, बांटने का घोषणा किया जाता है और दिखाया जाता है कि हम काम कर रहे हैं, जो कि काम किया नहीं जाता है, केवल मीडिया में दिखाया जाता है। हाँ। उस पे रोक लगाई जाए। असल में सरकारें काम नहीं करना चाह रही, आखिरी 6 महीने में क्यों कर रही है? अगर उनको करना ही है, जिस दिन उनकी सरकार बनती है उसी दिन से क्यों नहीं करना चालू कर देती? और जो भी वो घोषणाएं करें वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर सरकार बनने के 1 साल के अंदर अंदर वो घोषणाएं इंप्लीमेंट नहीं करते हैं या इंप्लीमेंट करने पे काम चालू नहीं किया है, तो सरकार को जरूर बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्योंकि ये तो मजाक हो गया जनता के साथ में, हम आपको फ्री हेल्थ देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, और बाद में पता लगता है कि वो सारी चीजें कॉर्पोरेट को बेच दी गई है। नेताओं ने अपना पेंशन और अपना सैलरी 10 गुना बढ़ा लिया है और जनता के लिए कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। तो असल में क्या कर रहे हैं? असल में लोगों को डिसएम्पावर कर रहे हैं। और जो एक बड़ा सगुफा चलता है कि ये देशद्रोही, वो देशद्रोही, असली देशद्रोही वो है जो देश की संपत्ति को बेच रहा है। और जो देश की संपत्ति को बेचेगा वो असल में हमें नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को डिसएम्पावर करके जा रहा है। आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की उन जंजीरों में डालते जा रहा है कि हम किसी कॉर्पोरेट के दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि आपकी रेल में हमें सफर करने दीजिए। जब भी पेंडेमिक आएगा, जैसे अभी आया कोरोना, तो जितने भी कॉर्पोरेट थे वो तो गायब थे सीन से। जितने भी सरकारी एम्प्लॉय थे वही मैदान में थे, वही लोगों की सेवा कर रहे थे, वही लोगों को राहत पहुंचा रहे थे किसी भी तरीके से, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, जहां पे भी हो। तो कॉर्पोरेट तो गायब हो जाएगा जब उनको प्रॉफिट बनाने का मौका नहीं मिलेगा और देश पे संकट आएगा। तो सरकारें जिस तरीके से हमारे सरकारी सिस्टम को बर्बाद कर रही हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा घातक है और ये एक किस्म का देशद्रोही कदम है। बिल्कुल सही। मैं ये हालांकि समझने की हमने ये एक बड़ा कहीं बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसे समझने के लिए समय भी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास समय की कमी है। यहाँ पर प्रोफेसर कुलविंदर जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी कि अभी तक देखिए हमने इस पूरे कल्चर को समझने की कोशिश की है, पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। क्या कुछ किया जा सकता है? हम इन बिटवीन उसका भी जिक्र कर चुके हैं, प्रोफेसर विनोद जी ने अभी भी उसका जिक्र किया कि चुनाव आयोग भी एक अच्छा काम कर रहा है और आगे किस तरीके से और अच्छा काम किया जा सकता है जो स्टॉप दीज दिस कल्चर जो एक्चुअल में सही नहीं है, जो कल्चर सही नहीं है। आई वांट टू नो फ्रॉम यू इकोनॉमिकली कि व्हाट इज द की सॉल्यूशन टू स्टॉप दिस फ्रीबीज कल्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल जो नीड ऑफ द आवर है वो क्या करना चाहिए, वहां पे सबसे पहले जो अल्टरनेटिव आता है कि सबसे पहले फ्रीबीज को क्वांटिफाई करें। वी आर टॉकिंग वेरी सब्जेक्टिवली टिल टाइम। ठीक, अभी तक हमने उसको क्वांटिफाई नहीं किया है। हाँ। कितने करोड़ की फ्रीबीज दी जा चुकी हैं जी, किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें भी कहीं नहीं लिखा गया कि कितने लाख करोड़ की फ्रीबीज दी जा चुकी है। तो जब तक आपने उसको क्वांटिफाई नहीं किया है, आप उसको रेवड़ी भी नहीं कह सकते, उसको फ्रीबीज भी नहीं कह सकते। ठीक, पहले तो क्वांटिफाई करें सिचुएशन है क्या। दूसरा, यदि है
तो उसको बजट के साथ लिंक किया जाए प्रॉपरली कि बजट का इतने % आप कह सकते हो कि हम फ्रीबीज में डाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्राइसिस सिचुएशन। फ्रीबीज आप सिर्फ क्राइसिस सिचुएशन में दे सकते हैं, नॉर्मल सिचुएशन में आपको फ्रीबीज नहीं दी जानी, बिल्कुल उसका कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं। सो इट्स लिंकेज विद द बजटरी प्रोविजन शुड बी देयर। और उस पे जो लीगल इंटरवेंशन स्टेट की चाहिए वो ये है कि जो भी फ्रीबीज में प्रॉमिस किया गया है वो इंश्योर हो कि वो ऑन द ग्राउंड दिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। सेकेंडली, स्टेट की इंटरवेंशन वहां भी चाहिए कि फ्रीबीज क्यों देनी पड़ रही है, व्हाट इज द नीड ऑफ द डिलीवरिंग दिस फ्रीबीज। क्योंकि आपके स्टेट में या आपके कंट्री में एक एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, you are not able to resolve that crisis, that's why freebies are required. So state की responsibility है employment, full employment को ensure करना। state full employment ensure करने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है, तो वहां पे भी responsibility fix होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो, और इसको थोड़ा सा वाइडन करने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट को भी क्या चाहिए कि फ्रीबीज का जो दायरा है वो सिर्फ गरीबों को उसमें ना रखे, उसमें वो कॉर्पोरेट्स को भी लेके आए, उसमें वो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज में जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं उसको भी लेके आए, उसमें जो टैक्स रिबेट्स आ रहे हैं उसको भी लेके आए, ठीक, जो इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जा रही है उसको भी लेके आए। देन मेक अ कंपैरिजन कि फ्रीबीज कहाँ पे ज्यादा जा रही है, किसको चेक करने की जरूरत है, किसका जो फिस्कल बर्डन ज्यादा है, क्या वो गरीबों को दी जाने वाली फ्रीबीज का बर्डन ज्यादा है, या वो कॉर्पोरेट्स को दी जाने वाली फ्रीबीज का बर्डन ज्यादा है, या फिर वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को दी जाने वाली फ्रीबीज का बर्डन ज्यादा है, या फिर हम ग्लोबलाइजेशन में जो ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के थ्रू एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक ठीक, या उसमें जो हम सारे लोगों को पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रहे हैं, क्या ये उन बड़ी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को फ्रीबीज दी जा रही है। तो क्वांटिफिकेशन बहुत जरूरी है, सिचुएशन इज वेरी सब्जेक्टिव। और मैं विनोद जी से बिल्कुल एग्री हूँ कि जो अभी जो डिस्कशन चल पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट से आई है, जब प्रधानमंत्री या बीजेपी ने इसको इनिशिएट कर दिया है, वो तो एक फ्रस्ट्रेशन से आ रही है कि कहीं इस सिचुएशन को कैश ना कर लिया जाए। ओके, ठीक, क्योंकि सोल्यूशन कहीं ना कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा अगर कुछ भी सिचुएशन चेंज होती है। एनीवेज, मैं दोनों प्रोफेसर्स का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन में आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली तीनों पहलुओं से इस मुद्दे को हम समझना चाहते थे। और ऐसे में आप लोगों का दिल से धन्यवाद प्रोग्राम में अपना समय देने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू कुलविंदर जी। राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाया जाने की आज जरूरत है, उन्हें एक सामूहिक तौर पर एक स्टैंड लेने को प्रेरित किया जाए, ये आज के समय की जरूरत है। ऐसे में क्या चुनावों में पार्टियों के फ्री वायदों पर क्या रोक लगा देनी चाहिए? यदि आप भी इससे सहमत हैं या फिर असहमत हैं, या फिर क्या किया जाना चाहिए, आप भी इस पर अपनी जो राय है, अपनी जो कहें ओपिनियन है, वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। info@justbroadcasting.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, या मुझे मेरी ऑफिशियल आईडी geet@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आज के इस एपिसोड को लेकर और अपनी सहमति या असहमति को लेकर भी। फिलहाल इसी के साथ इजाज़त लेना चाहेंगे। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।